इस वक्त वो तीनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उसके पहलू में अनन्या थी। लड़की का सर अनन्या के कंधे पर टिका हुआ था। यशवर्धन की नज़र लड़की के हाथों पर पड़ी, जिन्हें अनन्या ने मजबूती से थाम रखा था। यशवर्धन ने अनन्या के चेहरे को देखा। वो बिल्कुल खामोश थी, मगर उसकी आंखें भीगी हुई थीं। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि उस लड़की के गम के थे। अनन्या से नजरें हटाकर वो खिड़की से बाहर देखने लगा। सोचों का एक तूफान उसके दिमाग में उलझने लगा। भाई प्लीज जल्दी से शादी कर लेना। कब करेंगे आप शादी? चिंता मत करो गुड़िया, जिस दिन मुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की मिल गई मैं शादी कर लूंगा। और आपका स्टैंडर्ड क्या है मैं जानती हूँ, जो आपकी तरह बंदूक चलाती हो, गुंडागर्दी करती हो। सौम्या ने तंज से कहा। नहीं, बंदूक न चलाती हो, मगर जब मैं बंदूक चलाऊं तो उसकी आंखों में डर ना हो। उसे सौम्या से की गई अपनी बातचीत याद आई थी। अनन्या उसके मामले में बेकसूर साबित हो चुकी थी। शायद उसका यशवर्धन सिंघानिया तक पहुंचना एक हादसा था, या फिर शायद किस्मत की लिखी कोई कहानी। वो सोच रहा था, या फिर उसे धोखा दिया जा रहा था। क्या अनन्या उसका नसीब थी या कोई फरेब थी? वो मुड़कर वापस अनन्या को देखने लगा, जिसने ठीक उसी पल यशवर्धन सिंघानिया को देखा था, और फिर देखती चली गई। आज उसे उस इंसान से सख्त नफरत महसूस हुई थी जब उसने मनोहर देसाई से हाथ मिलाया था। इतनी कि अगर उस वक्त उसे कोई हक मिलता तो वो यशवर्धन को उस मनोहर के साथ साथ ख़त्म कर देती। और फिर उसके बाद उस इंसान ने उसके दिल में अपनी इज्जत बहुत बढ़ाई थी। वो सिर्फ बाहरी हुस्न पर मरने वाली नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें और दिलकशी पर वो पहले ही बेबस हो चुकी थी। और आज यशवर्धन सिंघानिया के दिल ने भी उसे बेबस कर दिया था। लेकिन वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो एक मुजरिम था। फिर भी ये जानते हुए भी उसका दिल बेलगाम होने लगा था। यशवर्धन के मामले में नज़रों के मिलने की ये घड़ियां ज़्यादा लंबी न हो सकी। जब यशवर्धन ने नज़रें फेर लीं, लेकिन अनन्या की नज़रें अब भी उसी पर थीं। इस बात पर उसे यकीन हो चुका था कि यशवर्धन सिंघानिया गंदी नज़रों का मालिक नहीं। सर झटकती वो आंखें बंद कर गई, लेकिन एक सवाल उसे बेचैन कर रहा था। क्या अब यशवर्धन सिंघानिया उसे आज़ाद करने वाला था? क्या वो सच में यशवर्धन सिंघानिया की कैद से निकल सकेगी? एक आखिरी सवाल जो दिल में उठा, उसका जवाब सबसे ज़्यादा मुश्किल था। क्या वो यशवर्धन से आज़ाद होना चाहती थी? दूसरी तरफ पहली बार यशवर्धन का दिल भी उलझन का शिकार था। उसके दिमाग में वही सवाल चल रहे थे जिनका जवाब अनन्या भी तलाश कर रही थी। क्या अब उसे आज़ाद कर देना था? क्या वो बाकी उसे आज़ाद करेगा? और आखिरी मुश्किल सवाल, क्या वो अनन्या को आज़ाद करना चाहता था? लेकिन इस मुश्किल सवाल का जवाब यशवर्धन के दिलो दिमाग ने फौरन दिया। उसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं होती थी कि उसका दिल और दिमाग हमेशा एक ही फैसला करते थे, और अब भी दोनों ने एक ही जवाब दिया था, नहीं। इन तीनों सवालों का जवाब ना में आया था, मगर साथ ही एक और सवाल ने भी जन्म लिया था, लेकिन क्यों? वो गहरी सांस लेते हुए अपना माथा मसलने लगा। उसने अपनी साइलेंसर लगी बंदूक से अपनी फिंगरप्रिंट मिटाकर वो बंदूक उन दो लड़कों में से एक के हाथ में रख दी थी। अब मनोहर की बंदूक उसके हाथ में थी। उसने अपने माल का थैला भी वहीं छोड़ दिया था। सर, इस लड़की का क्या करना है? गाड़ी में सागर की आवाज़ गूंजी। अनन्या ने भी चौंक कर उसे देखा। फिलहाल हमारे साथ जा रही है, सिगरेट सुलगाते हुए यशवर्धन ने कहा। सर, इस लड़की ने घर जाने से इनकार क्यों किया? सागर ने अपने मन में उठने वाले सवाल को जबान पर ला ही दिया। जब होश में आएगी तो पूछकर तुम्हें बता दूंगा। यशवर्धन के तंजिया जवाब पर सागर खामोश हो गया। गाड़ी बंगले के पोर्च में रुकी। इस बार सागर की जगह यशवर्धन ने उसे अपनी गोद में उठाया। अनन्या खामोशी से खुद ही यशवर्धन के पीछे चल पड़ी। गार्ड ने गाड़ी पार की और सागर भी यशवर्धन के पीछे गया। यशवर्धन उसे लिए नीचे बने कमरे में दाखिल हुआ और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया। फिर रोशनी जलाई। अनन्या बिस्तर की एक तरफ खड़ी थी। रानी जो लॉन में ही बैठी थी, सबको कमरे में जाते देखकर खुद भी अंदर आ गई। सागर, डॉक्टर को बुलाओ। सर, बुला लिया है, सागर ने तुरंत जवाब दिया। यशवर्धन की नज़र उस मासूम के चेहरे पर थी। वो कमसिन लड़की सौम्या से भी छोटी थी। वो कमज़ोर नहीं था, वो एक मजबूत मगर गुनहगार इंसान था। लेकिन उसकी आंखें पत्थर सी होने लगी थीं। आखिर मर्दों की दुश्मनी में इन मासूमों का क्या कसूर था? ये तो हर बात से अनजान होती थीं। डॉक्टर कब तक आएगा? अनन्या ने लड़की को देखते हुए बेचैनी से पूछा। रानी ने उसे अजीब नज़रों से देखा।
वो ऐसे बात कर रही थी जैसे इस घर की मालकिन हो, लेकिन सागर को हैरत नहीं हुई थी। वो ऐसे कई हैरत भरे मंजर पहले भी देख चुका था। 5-10 मिनट में सागर ने बिना देखे जवाब दिया। उसकी नज़रें बिस्तर पर पड़े वजूद पर थीं और यशवर्धन की नज़रें अनन्या पर। यशवर्धन ने गला साफ करते हुए खुद को सीधा किया तो सब उसकी ओर देखने लगे। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। क्या अब उसकी आज़ादी का वक्त आ गया था? लेकिन उसी पल उसके दिल ने जवाब दिया कि वो आज़ादी नहीं चाहती, मगर ये बात वो कह भी नहीं सकती थी। उसने नज़रें झुका लीं। नज़र अपने हाथ की उंगली पर पड़ी जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। क्या वाकई उसे अपने आप पर हैरत हुई थी? क्या वो उस इंसान की कैद पसंद कर रही थी जिसने उस पर इतना जुल्म किया था? नहीं, ये उसका अंधेरा पहलू था। हर अंधेरे पहलू का एक रोशन पहलू भी होता है, और यशवर्धन सिंघानिया का भी था, जो उसने आज देखा था। अनन्या, मैं तुम्हारे साथ हुए रवैये और सजा के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये शब्द माफ़ी शायद उसने पहली बार कहा था। अनन्या ने वापस नज़र उठाकर उसे देखा, जबकि रानी हैरत से उसे देखने लगी। अब की बार हैरत सागर को भी हुई थी। सागर और रानी ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। अगर अनन्या बेकसूर साबित हुई थी तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए था। माफ़ी मांगना, ये उन दोनों के लिए बड़ा सवालिया निशान था। तुम आज से आज़ाद हो। ये शब्द वो सुनना नहीं चाहती थी, मगर वो कह चुका था। लेकिन जब तक ये लड़की ठीक नहीं हो जाती, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। वहाँ पर कोई भी समझ न पाया कि वो हुक्म दे रहा था या पूछ रहा था। खुद अनन्या भी जान नहीं पाई, लेकिन उसे रुकने का मौका मिल गया था। इतना ही काफ़ी था। ठीक है, अनन्या के शब्दों ने यशवर्धन सिंघानिया के दिल को सुकून दिया था। वहीं सागर और रानी को उस बेवकूफ़ लड़की की अकल पर शक हुआ। क्या वो पागल थी? कल तो यहाँ से भाग रही थी और अब खुद ही रुक गई थी। लेकिन मैं नीचे नहीं रहूँगी, वो जल्दी से बोली। यशवर्धन ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम और रानी यहीं रहोगी इस लड़की के साथ। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर डॉक्टर के आने पर सबको कमरे से बाहर जाना पड़ा। वो अपने कमरे में आया। आज उसका शरीर नहीं, दिमाग थका हुआ था। शायद उसके माल की चोरी उस मासूम लड़की के लिए रिहाई का जरिया बन गई थी। बिस्तर पर बैठकर उसने सिगरेट सुलगाई, होठों में दबाई और घुटनों पर हाथ रखकर झुकता हुआ बैठ गया। उसे अचानक ही सौम्या की याद आई। मोबाइल जेब से निकाला। सौम्या का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया था। उसने खुद ही उसका नंबर लगाया, मगर बंद मिला। महीने के 30 से 20 दिन उसका फ़ोन यशवर्धन को हमेशा बंद ही मिलता था। फ़ोन बिस्तर पर फेंककर उसने 4-5 सिगरेट के कश लिए और राख अशरे में मसल दी, और फिर उसके बाद दराज से अपने माँ बाप की तस्वीर निकालकर उन्हें देखने लगा। शायद मैंने जब से इस दहशत की दुनिया में कदम रखा है, आज पहली बार कोई अच्छा काम किया है, हल्की आवाज़ में कहा। नहीं, अच्छा काम नहीं, खुदगर्जी कह सकते हैं। मुझे उसमें सौम्या की झलक नजर आई थी। कई पल मेरा दिल दहल कर रह गया था, ये सोचकर अब कि अगर उस लड़की की जगह मेरी सौम्या होती तो। उसके बाप की ईमानदारी के बदले उसने इतना सब कुछ सहा था। फिर मैं तो, वो कहते कहते रुक गया। मेरे रहते तो शायद किसी की हिम्मत ना हो, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो। कहते हुए वो फिर से रुका। वो डर गया था। इतने सालों में पहली बार वो जानता था कि उसके बाद सौम्या के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस कदर भयानक तो होता, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मेरे बाद कोई सौम्या के साथ भी? इससे आगे वो कुछ कह न सका। मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। मैं सौम्या की शादी करके उसे यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर भेज दूँगा, जहाँ उसे कोई यशवर्धन सिंघानिया के हवाले से जानता ना हो। उसने जैसे एक मजबूत फैसला कर लिया। उस मासूम बच्ची को होश आ जाए, फिर मैं उसके लिए भी कोई फैसला कर पाऊँगा। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या अनन्या के अंदर भी सौम्या नजर आई थी? वो एकदम से चौंका था। उसे लगा कि प्रताप सिंघानिया के बराबर में उसकी माँ सुनैना जी ने यह सवाल पूछा। नहीं नहीं, तो उसकी आवाज़ एकदम से लड़खड़ाई। फिर उसे क्यों रोका? अगला सवाल आया। उस लड़की की देखभाल के लिए वो झूठ बोल गया। झूठ बोलना भी सीख लिया। उसे लगा कि अब उसके पापा प्रताप जी उस पर हंस पड़े थे। वो शर्मिंदा हो गया। बताओ ना, क्या उसमें भी सौम्या को देखा? इस बार तस्वीर में मौजूद प्रताप सिंघानिया ने फिर पूछा। वो उन दोनों को उस कमरे में अपने बिल्कुल पास महसूस करता था, जैसे उसके माँ बाप उससे बात कर रहे हों। सिर्फ वो दोनों ही थे जो उससे सवाल जवाब का हक रखते थे, और वो उन्हें जवाब देता भी था। नहीं, मैंने उसमें यशवर्धन सिंघानिया को देखा।
वो इकरार कर गया। और अगर फरेब निकला तो? इस सवाल पर वो खामोश हो गया। ये सवाल तो उसने भी खुद से कई बार किया था। तो वो फरेब बहुत हसीन है, उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा उसके माँ बाप उसकी बात पर मुस्कुराए हैं। एक ही दिन में? प्रताप सिंघानिया हंस पड़े। नहीं, शायद पहले पल में हो गया था, पर उस पल की गहराई का अंदाजा अब हुआ। यशवर्धन की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराए। यशवर्धन खुद भी मुस्कुराया। अभी कोई और सवाल होता कि कमरे का दरवाजा खुला। उसने फौरन तस्वीर दराज में रखी, क्योंकि इस तरह किसका आना होता था वो अच्छे से जानता था, सिर्फ और सिर्फ सौम्या सिंघानिया। वो एकदम से उसे देखकर खड़ा हुआ। सॉरी सौम्या, यशवर्धन ने प्यार से उसे पुकारा। सॉरी भाई, उसने फिर से कहा। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। सौम्या के सर पर प्यार से हाथ फेरकर मोहब्बत से कहा। ठीक है भाई। वो मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई और बिस्तर पर बैठ गई। यशवर्धन भी उसके सामने बैठ गया। एग्जाम हो गया तुम्हारा? यशवर्धन के सवाल पर उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। मतलब यशवर्धन को याद था। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो आते ही पूछेगा। वो भाई? उसकी आंखों में नमी आ गई। यशवर्धन को गर्व हुआ कि उसकी बहन तमाम अदाकारों को पीछे छोड़ चुकी थी। मेरी सुबह आंख नहीं खुली, आपकी नाराजगी के ख्याल से पूरी रात जागती रही, इसीलिए सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी और ना ही एग्जाम दिया। बस इसीलिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। यशवर्धन ने उसकी बात काटते हुए उसकी बात को पूरा किया था और एक ठंडी आह भरी। वो हाँ, वरना मेरी तो पूरी तैयारी थी भाई, सौम्या ने फौरन यकीन दिलाया। अब क्या करना है? यशवर्धन ने खुद ही पूछा। बस अब आप एक बार यूनिवर्सिटी जाकर बात कर लें और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने प्रॉब्लम का हल फौरन पेश कर दिया। मेरे पास इससे बेहतर हल है, यशवर्धन ने राजदारी से कहा। क्या? सौम्या ने उत्सुकता से पूछा। यही कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। बेचारी किताबों पर क्यों जुल्म करती हो? एक ही जगह बंद पड़े पड़े उनका भी दम घुटता होगा। जी नहीं भाई, आपको मालूम नहीं, मुझे बहुत शौक हो गया है पढ़ाई का। मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, उसने एकदम जोश में आते हुए कहा। यशवर्धन ने अफसोस से सर हिलाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो यही सही, वरना मैं तो सोच रहा था तुम्हारी शादी कर देता। लेकिन अब जब तुम्हें शिक्षा की कदर महसूस हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। शादी के नाम पर सौम्या के कान खड़े हुए। नहीं तो भाई, वो तो मैं आपको खुश करने के लिए कह रही थी, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने फौरन अपनी ही बात से इनकार कर दिया। अच्छा फिर? यशवर्धन ने पूछा। फिर क्या, शादी कर दें? मासूम से शक्ल बनाकर कहा। लड़का मेरी पसंद का होगा, यशवर्धन ने संजीदगी से कहा। जी जी बिल्कुल, बस आपकी तरह खूबसूरत हो, सौम्या ने खुश होते हुए अपनी ख्वाहिश बताई। हाँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, यशवर्धन ने उसे यकीन दिलाया। फिर ठीक है, सौम्या ने खुशी से रजामंदी जाहिर की। अगर तुमने मेरी पसंद से इनकार किया तो फिर शादी नहीं होगी, उसने फौरन धमकी दी। जी जी बिल्कुल, आप जिसे भी कहेंगे मैं उसे मना नहीं करूँगी। भला उससे ज़्यादा आज्ञाकारी कोई और था? अगर मैं डॉक्टर आर्यन को पसंद कर लूँ तो? यशवर्धन के सवाल पर वो फटी फटी आंखों से सदमे की हालत में यशवर्धन को देखने लगी। शायद वो उसका कोई इम्तिहान ले रहा था। शायद नहीं, यकीनन वो उसका इम्तिहान ही ले रहा था। और इम्तिहान में तो सौम्या आसानी से पास हो सकती थी। वो भी कबूल होगा भाई, आपकी पसंद जो ठहरी। बड़ी चालाकी से सौम्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर वो भूल गई थी कि सामने यशवर्धन सिंघानिया था, जिसे वो चालाकियां सिखा रही थी। यशवर्धन ने सौम्या का हाथ थामकर उसे खड़ा किया। वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ बोली। अब वो तमाम तनाव और परेशानी से आज़ाद थी। आखिर आखिर उसे अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू करनी थीं। यशवर्धन ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखे और उसे अपने साथ नीचे लाया। लॉन्च में ही सामने सागर और रानी बैठे थे। रानी, खाना तैयार है, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे, यशवर्धन ने खुशी से कहा। तो वो दोनों चौंके, मगर किसी को इस बात का अंदाजा न हो सका कि उसने सबको साथ खाने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि वो खुश था, बल्कि इसके पीछे अनन्या को देखने की ख्वाहिश छिपी हुई थी। जरूर सर, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। मेरी शादी कब करेंगे भाई? यशवर्धन को मोबाइल ऑन करते देखकर फौरन उसके करीब होती हुई बोली। यशवर्धन ने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसी पल अनन्या कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही नजर यशवर्धन और उसके बेहद करीब बैठी एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई लड़की पर पड़ी,
तो फिर यशवर्धन के चेहरे पर भी नजर पड़ी थी, जिसकी आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई थी और होठों पर ठहरी मुस्कुराहट जानलेवा हद तक खूबसूरत थी। अनन्या को वो बहुत बुरी तरह जहर लगी। अपने जज्बातों से अनजान वो उन दोनों को देखने लगी। पल भर के लिए उसकी आंखों में नागवारी झलकी, फिर आंखें हर एहसास से खाली हो गईं। सौम्या ने कुछ गैर महसूस करते हुए नजर उठाई तो सामने ही आसमानी रंग के कुर्ते और सफेद ट्राउजर और गोरी रंगत की उस प्यारी सी लड़की को खड़े देखा, जो लॉन्च की दूसरी तरफ खड़ी संजीदगी से उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर चोट के कुछ निशान भी थे। ये कौन है? सौम्या ने यशवर्धन को देखते हुए तीखे अंदाज में पूछा। अनन्या ने होंठ भींच लिए। ये सवाल उसे बहुत चुभा था। हकीकत तो ये थी कि यहाँ आने वाला हर इंसान यही सवाल उठाता था कि वो यहाँ किस हैसियत से है। यशवर्धन की नज़र उस पर थी। उसे अनन्या का नजरें झुकाना अजीब लगा। इतना तो वो जान चुका था कि सामने खड़ी लड़की डरपोक नहीं, लड़की है। उसके जवाब पर अनन्या ने भी सर उठाकर उसे देखा। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर ये लड़की है कौन? अब की बार सौम्या को सोचते हुए बोली, मेरे साथ काम करती है। यशवर्धन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अनन्या उसका जवाब सुनने के इंतजार में थी। उसे अपने ऊपर हंसी आई। न जाने वो क्या सुनने के लिए खड़ी थी। वाह, अच्छी है। सौम्या ने यशवर्धन की नजरें वापस अनन्या पर ठहरी देखी तो शरारत से मुस्कुराई। सागर सीधा हो गया। सागर को तो बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था, वो भी यशवर्धन के शब्दों से और यशवर्धन की बेचैन नजरों से। वो नजरें पढ़ने में माहिर इंसान अपनी नजरों के राज छुपा नहीं पा रहा था। किसी ने उसके दिल पर गहरी चोट लगाई थी और वो चोट लगाने वाली 100% अनन्या ही थी। सौम्या, यशवर्धन ने उसे टोका। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। सौम्या ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। अनन्या को उसका हुक्म देना बहुत बुरा लगा, लेकिन वो यहाँ कोई नौकर नहीं थी जो हिचकिचाती या डरती। यशवर्धन सिंघानिया एक तरह से उसका मुजरिम था और वो यहाँ उसके कहने पर ही रुकी थी। वो संजीदगी से सौम्या और यशवर्धन के सामने सोफे पर बैठ गई। यशवर्धन ने गाल पर 2 उंगलियां रखकर कभी सौम्या को कभी अनन्या को देखा। वो लड़की उसके लिए ऐसी गुत्थी बनती जा रही थी जिसमें वो उलझता जा रहा था, लेकिन ये उलझना उसे मजा भी दे रहा था। 2 दिन में यशवर्धन को अपनी जिंदगी बदली बदली लग रही थी। आपका नाम क्या है? सौम्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या। अनन्या ने मुस्कुराने की तकलीफ भी नहीं उठाई थी। मैं सौम्या सिंघानिया, यशवर्धन सिंघानिया की बहन। सौम्या ने शरारत से बहन शब्द पर जोर दिया था। अनन्या के चेहरे पर एकदम से नरमी उतर आई, जो यशवर्धन, सागर और सौम्या ने गहरी नजरों से देखी। ये आपके चेहरे पर जख्म कैसे हैं? क्या भाई ने कुछ किया? अगर किया है तो बता, मैं देख लूंगी इन्हें। वो शायद यशवर्धन की जिंदगी में अपनी अहमियत जताना चाह रही थी। अनन्या को तो ऐसा ही लगा। नहीं, छोटा सा हादसा हो गया था बस। अब की बार वो हल्का सा मुस्कुराई। ओ अच्छा, वैसे करती क्या है आप? उसने अगला सवाल किया। कुछ नहीं, बस कुछ दिन पहले आपके भाई ने काम पर रखा है, उसने यशवर्धन को देखते हुए संजीदगी से कहा। यशवर्धन की नजरें भी उस पर थीं। सौम्या को हैरत हुई यशवर्धन की नजरें किसी लड़की पर बार बार ठहरती देखकर। आपकी शादी तो नहीं हुई ना? सौम्या के सवाल पर यशवर्धन ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, अनन्या ने संजीदगी से जवाब दिया। कोई मंगनी वगैरह या किसी से मोहब्बत? यशवर्धन सौम्या को रोकने ही वाला था कि वह फौरन पूछ गई। यशवर्धन की नजरें वापस अनन्या पर पड़ गईं। उसके कान अनन्या का जवाब सुनने के लिए बेताब थे। नहीं। अनन्या के जवाब पर जहां सौम्या ने गहरी सांस ली, वहीं यशवर्धन को भी अनजानी खुशी हुई। अच्छा, सौम्या खाना लग गया है शायद। यशवर्धन ने और कुछ कहने से पहले उसे रोक दिया और अनन्या को देखे बगैर सौम्या का हाथ पकड़ते वहां से उठा और खाने के कमरे में चला गया। अनन्या उसकी पीठ को देखते मुस्कुराई, एक गहरी मुस्कुराहट। नजर पड़ने का हुनर सिर्फ यशवर्धन सिंघानिया नहीं जानता था, इस हुनर में वो भी माहिर थी, बल्कि यशवर्धन सिंघानिया से ज्यादा। वो तो सिर्फ पढ़ना जानता था, उसकी तरह छुपाना नहीं। तभी तो वो पलों में आंखों के जरिए यशवर्धन सिंघानिया को पढ़ने लगी थी, जिसमें उसे अपना आप नजर आने लगा था। सिर्फ 2 ही दिनों में उसकी नजरें सागर पर पड़ी, जो शक भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। वो सागर को देखकर वहां से उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सर का हुक्म है, खाना सब लोगों ने साथ में खाना है। सागर ने पीछे से आवाज लगाई तो अनन्या पीठ मोड़े धीरे से मुस्कुराई और सागर के पीछे खुद भी खाने के कमरे की तरफ बढ़ गई।
खाने के बीच सिर्फ सौम्या बातें करती रही, जिसे सब दिलचस्पी से सुन रहे थे। यशवर्धन ने गैर महसूस तरीके से अनन्या को देखा। वो बहुत ही सलीके से मगर बहुत तेजी से खाना खा रही थी। वो इम्प्रेस हुए बगैर न रह सका। तुम बताओ सागर भाई, कब शादी कर रहे हो? सौम्या ने निवाला मुंह में डालते हुए पूछा। अपनी शादी की बात सुनकर अब उसे अपने अलावा बाकी सबकी फिक्र हो रही थी। इससे पहले सागर कोई जवाब देता, एक लड़की की चीख पर सबके हाथ रुक गए। सौम्या डर से यशवर्धन को देखने लगी। चम्मच हाथ से छूट गया, जबकि अनन्या अगले ही पल बाहर की ओर भागी, उसके साथ ही सागर और रानी भी। भाई, सौम्या भी बाहर जाने लगी जब यशवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, कोई लड़की रो रही है बाहर, सौम्या ने सदमे से कहा। तुम मत जाओ वहां, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यशवर्धन ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। परेशानी उसके चेहरे से साफ थी। नहीं, मुझे देखना है ये कौन रो रहा है, वो परेशानी और डर से बोली। उस लड़की की आवाज़ में बहुत दर्द है भाई। सौम्या, रिलैक्स हो जाओ, वो लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं, डॉक्टर ने उसके पास जाने से मना किया है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, यशवर्धन ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन अनन्या भी तो गई है। सौम्या ने हाथ खींचना चाहा, जिसे यशवर्धन ने सख्ती से पकड़ते हुए उसे घूरा। वो उसकी देखभाल करने वाली है और वो दोनों दोस्त भी हैं। वो लड़की कौन है? सौम्या ने हार मानते हुए पूछा। सागर की बीवी है, यशवर्धन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सागर की बीवी? सागर शादीशुदा है? लड़की की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, जबकि सौम्या की आंखें हैरत से खुली थीं। हाँ। कब? फिर सवाल किया। सौम्या, हालात देखो और अपने सवाल। ये कोई मौका है इतने सवाल करने का? अभी मेरे साथ घर चलो, बाद में सवाल करना। वो उसका हाथ सख्ती से थामे बाहर निकला। वो नहीं चाहता था सौम्या उस लड़की को देखकर घबराहट का शिकार हो। मैं एक बार देख लूं उसे? सौम्या, यशवर्धन ने गुस्से से पलटते हुए उसे घूरा। अच्छा, नहीं देख रही, वो फौरन बोली। फिर यशवर्धन के साथ बाहर निकल गई। वो तीनों कमरे में दाखिल हुए तो वो बिस्तर पर लेटी बंद आंखों से रोते हुए चिल्ला रही थी। चिल्लाते हुए कुछ कह भी रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, सिवाय एक बात के कि मैं मर जाऊंगी। अनन्या और रानी ने उसे संभालना चाहा, मगर वो बुरी तरह बेकाबू हो रही थी। सागर ने आगे बढ़कर उसके हाथ और पांव को काबू में किया और रानी ने डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन लगा दिया। वो कुछ देर फड़फड़ाई, फिर शांत हो गई। खून का एक बूंद जो आंसू की सूरत में था, आंख के कोने से बह गया। सागर के पूरे वजूद में जैसे एक सनसनी सी दौड़ गई। रानी और अनन्या भी उसके उस खून के आंसू पर नजर टेक कर खड़ी थीं। अब तक सिर्फ उसकी मिसाल सुनी थी और आज वो अपनी आंखों से खून का आंसू देख रहे थे। सागर अगले ही पल वहां से बाहर निकल गया, जबकि वो दोनों वहीं बैठ गईं। अनन्या ने रानी को कमरे का दरवाजा बंद करने को कहा और फिर उसने उस मासूम के वजूद से शर्ट को थोड़ा नीचे सरकाया। उसके वजूद को देखते ही सख्ती से अपने होंठ दांतों में भींच लिए। रानी की हालत भी उससे अलग न थी। ये किस तरह का जुर्म था? ये कैसी दरिंदगी थी? अगर बदला उस पुलिस वाले की औलाद से ही लेना था तो उसे जान से ही मारकर किस्सा ही खत्म कर देते। हर पल मौत जैसी दर्द, मौत जैसी तकलीफ क्यों दी? अनन्या ने भीगी आंखें साफ करते हुए डॉक्टर की बताई दवाई उसके वजूद को साफ करके दोबारा उस पर मरहम लगाने लगी। रानी भी उसके साथ मदद कर रही थी। उसके बाजू पर जले हुए सिगरेट के निशान पर वो कांपती उंगलियों से मरहम लगा रही थी। कमरे के बाहर लॉन्च में बैठे सागर की आंखें लाल हो रही थीं। सही कहती थी वो मासूम लड़की, जिसे कुछ पल होश में ही सही अपने घर जाने से इनकार कर रही थी। उसको वहां कोई संभाल नहीं पाता, क्योंकि उससे मोहब्बत करने वाले उसके रिश्तेदार तो उसकी हालत देखते ही मर जाते। यशवर्धन सौम्या को उसके घर छोड़कर लौटा तो सागर लॉन्च में ही था। सागर, सब खैरियत है? यशवर्धन उसके सामने बैठा और बंद दरवाजे को देखने लगा। सर, उसे मौत दे दें, वो तड़प कर उससे विनती कर रहा था। किसको? यशवर्धन चौंका। उस पुलिस अफसर की बेटी को। वो वैसे ही अंदर से मर चुकी है, लेकिन ये जिंदगी उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। यशवर्धन ने खामोशी से उसे देखा। सर, क्या आपने कभी खून का आंसू बहते देखा है? यशवर्धन पत्थर बन गया। मैंने आज पहली बार देखा है, कहते हुए सागर का बर्दाश्त जवाब दे गया। यशवर्धन कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। पीछे सागर वहीं सोफे पर ढह गया। रात का न जाने कौन सा समय था जब अनन्या चौंक कर उठी। वो लड़की पसीने से भीगी हुई थी, बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में दबोचे रो रही थी। गुड़िया, अनन्या ने उसके गाल थपथपाए। वो मुझे जाने दो,
उसकी सिसकियां बढ़ने लगीं तो रानी भी चौंक कर उठ बैठी। गुड़िया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, देखो इधर। अनन्या ने मोहब्बत से उसका गाल सहलाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की। लगातार बेहोश रखना भी ठीक नहीं था, और वो कब तक उसे यूं बेहोश रखती, कभी ना कभी तो उसे होश की दुनिया में लौटना था। मैं सागर को बुलाती हूँ। इससे पहले वो होश में आती और फिर बेकाबू होती रानी कमरे से भागी। अनन्या ने उसे रोकना चाहा मगर वो बाहर जा चुकी थी। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोड़ो दर्द, दूर रहो मुझसे, वो अचानक चीखी थी। हाँ गुड़िया, पापा ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, सब ठीक हो गया है, ये देखो। अनन्या उसके गाल थपथपाते उसकी आंखें खोलने की कोशिश में थी कि वो आंखें खोले तो चेहरे देख सके, मगर वो अपनी आंखें सख्ती से मीचे हुए थी। शायद वो सब फिर से देखना नहीं चाहती थी। क्या हुआ? सागर कमरे में दाखिल हुआ तो सिसकियों ने उसका स्वागत किया। वो बिस्तर के करीब आया, उसके चेहरे की हवाइयां ओढ़ी हुई थी और आंखों में नींद का खुमार। रानी उसे नींद से जगा कर लाई थी। सब ठीक है, आंखें खोलो गुड़िया। अनन्या ने उसका पसीने से भीगा चेहरा साफ करते हुए उसके कान में धीमी सरगोशी की। मेरे पापा तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, वो अटक अटक कर नफरत से कहती, थर थर कांप रही थी। तुम्हारे पापा ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं मेरी जान। उसके बालों में उंगलियां सहलाते हुए कान के करीब सरगोशी की और उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। मेरे पापा नहीं छोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो दोबारा वही बात दोहराने लगी, लेकिन अब आवाज़ धीमी थी। शायद पहले भी वो यही धमकी देती रही थी। उसे यकीन था कि उसके पापा उनके टुकड़े कर देंगे। शायद इसी हिम्मत पर वो अब तक जिंदा थी। टुकड़े कर दिए हैं, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अनन्या ने उसे संभालने की कोशिश की। उसने अपनी हल्की सी आंखें खोलकर अनन्या को देखना चाहा। अनन्या ने उसके माथे पर प्यार किया। वो अनन्या को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन आंखें रोशनी सहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। आंखों में रोशनी चुभने लगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। शायद पहचान गई थी कि नरम स्पर्श किसी दरिंदे का नहीं बल्कि किसी मेहरबान का है। मम्मा, उसने टूट कर पुकारा। वो तीनों चौंके। वो औरत की शक्ल देखकर अनन्या के वजूद को अपनी माँ समझ रही थी। जी मेरी जान। अनन्या ने उसका गाल सहलाते हुए अपने आंसू रोके। उन्होंने आपकी गुड़िया को नोच लिया। वो चीख कर फिर रोने लगी। अपनी करीब माँ के स्पर्श की तलाश में वो तड़प उठी थी और उसके शब्द वहां खड़े हर इंसान को तड़पा गए थे। सागर ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को बर्दाश्त किया। आंखों की लाली और बढ़ चुकी थी। मेरी जान। अनन्या ने उसे खुद में भींचते हुए उसका चेहरा सीने में छुपा लिया। रानी की आंख से भी आंसू छलक पड़े। मुझे मार दें पापा, मुझे मार दें, वो बंद आंखों से विनती करने लगी। सागर का बर्दाश्त जवाब देने लगा। वो साइड टेबल से सुकून का इंजेक्शन लेने लगा कि अनन्या के इशारे पर रुक गया। सब ठीक है, सब ठीक है। अनन्या नरमी से उसके बाल सहलाने लगी। उन्होंने नोच लिया, काटा भी। वो तीन थे। अनन्या ने फटी आंखों से रानी और सागर को देखा। रानी ने मुंह पर हाथ जमा लिए। वो बहुत बुरे थे। मेरे पापा उनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो बेहोशी में जाने लगी थी, लेकिन उन तीनों की नींदें हराम कर गई थी। मेरे पापा टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ कर शब्द बोलते वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। सागर से जब और बर्दाश्त न हुआ तो वो कमरे से निकल गया। बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाकर आंगन में आया, लेकिन वहां भी घुटन का एहसास कम न हुआ। वो सिगरेट के गहरे कश लेने लगा, लेकिन जब उससे भी सुकून न मिला तो जमीन पर फेंककर बेदर्दी से मसल दी। उसने अपना सर और आंखें मसलीं। उसने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया था। वो बहुत नाजुक सी थी, बिल्कुल मुरझाए हुए गुलाब जैसी। इतनी दरिंदगी तो जानवर भी नहीं दिखाते होंगे जितनी उन्होंने दिखाई थी। उस लड़की के शब्द उसकी आत्मा पर कोड़े की तरह लग रहे थे। उसका दिल किया कि उस बदनसीब बाप को जाकर उसका हाल सुना दे और बताए कि वो अब तक इस यकीन पर जिंदा है कि उसका बाप उन दरिंदों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आंखों के कोने गीले होने लगे थे, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि उसे आगे क्या करना है। सुबह यशवर्धन तैयार होकर नीचे उतरा तो सागर पहले से लॉन्ज में मौजूद था। गुड मॉर्निंग सागर। सागर जो आंखें मूंदे यशवर्धन के आने से अनजान था, यशवर्धन के गुड मॉर्निंग की आवाज़ पर सीधा हुआ। गुड मॉर्निंग सर। माफ़ी सर, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। सागर खड़ा हुआ। वो ताज़ा दम होने के बावजूद ताज़ा नहीं लग रहा था। उसकी लाल आंखें कल रात जागने की दास्तान सुना रही थीं। सागर, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है?
अपनी आदत के उलट वो खुद उसका हालचाल पूछ रहा था। जी सर। फिर आंखें क्यों लाल हैं? अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो उसे डाइनिंग रूम की तरफ ले गया। नींद पूरी न होने की वजह से शायद रात वो लड़की होश में आई थी। नौकरानी को नाश्ता लगाने का कहकर उसने सागर को बैठने का इशारा किया। पहले तो सागर एक पल के लिए चौंक गया, पर बैठ गया। जी आई थी। सागर ने हाँ में सर हिलाया। फिर कैसे काबू किया? इंजेक्शन लगाया था। यशवर्धन उसके रात जागने की वजह तो जान ही चुका था। वो सागर के किसी भी काम से अनजान नहीं रहता था। सागर रात को बहुत बड़ा काम अंजाम दे चुका था। नहीं, अनन्या ने उसे ऐसे ही संभाल लिया था, प्यार से। सागर के शब्दों से लगा जैसे वो अनन्या का शुक्रगुजार हो। अच्छी बात है। यशवर्धन ने कोई सवाल और न किया। नौकरानी ने यशवर्धन के साथ सागर का नाश्ता भी लगाया। सागर बगैर किसी सवाल के नाश्ता करने लगा। अगर उसके लिए यशवर्धन के साथ नाश्ता लगाया गया था तो यकीनन ये यशवर्धन के हुक्म पर ही किया गया था। गाड़ी अस्पताल के दाखिली दरवाजे से जाती पोर्च में रुकी। सागर यशवर्धन के साथ दूसरी मंजिल में दाखिल होने लगा कि एक नर्स आगे बढ़ी, पर सागर और यशवर्धन को पहचानते ही फौरन पीछे हट गई। वो दोनों डॉक्टर आर्यन के कमरे में दाखिल हुए। कमरा खाली था। वो दोनों बैठ गए। डॉक्टर आर्यन, आपके ऑफिस में यशवर्धन सिंघानिया आए हैं। नर्स ने फौरन उसे बताया। वो किसी मरीज का हालचाल पूछ रहा था। यशवर्धन का नाम सुनते ही चौंक पड़ा। आप उनका ख्याल रखें, मैं आता हूँ, कहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गया। अब क्यों याद आ गई मेरी, वो सोचते हुए ऑफिस के कमरे में दाखिल हुआ। हेलो सर। उसकी ऊंची आवाज पर यशवर्धन मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। यशवर्धन को खड़े होते देखकर सागर भी खड़ा हो गया। बैठें, कैसे आना हुआ? हाथ मिलाने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठा। इस बार उसकी घबराहट पहले के मुकाबले कम थी। जरूरी बात थी, तभी आना हुआ। यशवर्धन मुस्कुराया। चाय या कॉफ़ी? मेरा ख्याल है कॉफ़ी। आर्यन ने यूं ही पूछा। हाँ, कॉफ़ी। और आप? यशवर्धन के जवाब के बाद उसने सागर से पूछा। सागर ने भी कॉफ़ी का कहा। आर्यन हाथ मसलते हुए उन दोनों को देख रहा था। यशवर्धन उसकी हरकतें गौर से देखते हुए संजीदा हुआ। कुछ परेशान लग रहे हो? कोई परेशानी? यशवर्धन ने संजीदगी से पूछा। सामने बैठा इंसान शायद कोई साइको था, लेकिन अब वो कैसे बताता कि यशवर्धन सिंघानिया की मौजूदगी उसके लिए परेशानी का कारण थी। उसकी साफ सुथरी इमेज जो रोज रोज यशवर्धन सिंघानिया की मौजूदगी से गंदी हो सकती थी। अस्पताल के लोगों ने उस दिन भी उससे सवाल किए थे कि तुम्हारा यशवर्धन से क्या रिश्ता है। वो खास तौर पर तुमसे मिलने क्यों आया था। उस दिन तो वो जैसे तैसे टाल गया था, लेकिन अब क्या करता। यशवर्धन का आना उसके लिए बदनामी का कारण था। नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा, आप बताएं, क्या कोई जरूरी बात करनी थी? आर्यन ने दोनों हाथों को मसलना अब बंद किया था। सौम्या को तो आप जानते ही हैं। यशवर्धन ने बात की शुरुआत की थी। जी जानता हूँ। एक नंबर की जाहिल है। आधी बात दिल में बोली थी। वो छोटी है और बहुत लाडली, इसलिए थोड़ी शरारती और लापरवाह है। बड़े होने के बाद, शादी के बाद लड़कियों में ठहराव आता है। वो जैसे कोई भूमिका बांध रहा था। आर्यन को समझ नहीं आया कि वो उसे सौम्या के बारे में बात क्यों कर रहा है। क्या वो सौम्या के उस दिन की गई बदतमीजी पर अब तक शर्मिंदा था? जो यशवर्धन सिंघानिया सोच चुका था उसके तो बहमो गुमान में दूर दूर तक भी नहीं था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस उम्र में लड़कियां ऐसा करती हैं। बल्कि सौम्या तो बहुत मासूम है। कुछ वक्त गुजरेगा तो उसके अंदर भी मैच्योरिटी आ जाएगी। वो समझदार हो जाएगी। अभी तो नासमझ है, बच्ची है। वो दिल पर भारी पत्थर रखकर उस लड़की की तारीफ कर गया। यशवर्धन गहराई से मुस्कुराया। मैं उसकी शादी के बारे में सोच रहा था कि उसे आपकी तरह समझने वाला, मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला और मैच्योर हमसफ़र मिल जाए। हर कोई ये बात नहीं समझता कि लड़कियां इस उम्र में ऐसा करती हैं। सौम्या की गलतियों को खूबसूरत इन्वलप में लपेट कर उसने आर्यन के सामने रखा। आर्यन को अब अपने आसपास खतरे की घंटी सुनाई दी। अब उसे यशवर्धन सिंघानिया जैसे इंसान की खुद से आने की वजह समझ आ रही थी। उसे वही वाला प्रोटोकॉल उसे दिया जा रहा था जो कुर्बानी के बकरे को कुर्बान करने से पहले दिया जाता है। वो तो यूं ही शिष्टाचार में उसकी बहन को सही कह गया था, वरना 101 बुराइयां बैठे बैठे गिनवा देता। उसकी जबान एकदम तालू से चिपक गई थी कि जब दरवाजे पर दस्तक देते हुए नर्स अंदर आई और कॉफ़ी की ट्रे रखती वापस चली गई। जी सही कह रहे हैं आप, मैं देखूंगा। मेरी नज़र में कोई अच्छा सुलझा हुआ रिश्ता हुआ तो आपको ज़रूर खबर दूंगा। गैर महसूस तरीके से उसने इस रिश्ते से इनकार किया था। यशवर्धन की मुस्कुराहट सिमट गई। आर्यन ने गला
तर करने के लिए मेज पर रखा पानी का गिलास मुंह से लगाया। उसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर आर्यन, मैं लड़का पसंद कर चुका हूँ, यशवर्धन ने संजीदगी से कहा। ओ अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भगवान नसीब अच्छे करे आपकी बहन के। बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। मेरे दिल से उसके लिए आशीर्वाद है, वो हमेशा खुश रहे। आर्यन ने बौखलाहट पर काबू पाते हुए बनावटी खुशी से कहा। दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि यशवर्धन उसका नाम न ले, और अगर लेने वाला है तो उसकी राय सुनकर फैसला बदल ले। अब सौम्या को बहन से ज़्यादा क्या कह सकता था। मुंह से कहने से कोई भी लड़की किसी की बहन नहीं बन जाती, उसके लिए खून का रिश्ता होना जरूरी होता है। सामने वाला भी काफी ढीठ इंसान था। आर्यन की मुस्कुराहट एकदम से मट गई। सागर ने मुस्कुराहट रोककर कॉफी का कप होंठों से लगाया, क्योंकि अब तो वो भी यशवर्धन के इरादे और यहाँ आने का मकसद समझ चुका था। कल उसने यशवर्धन की आंखों में उस लड़की को देखने के बाद सौम्या के लिए डर देखा था। वो लड़की याद आते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं समझा नहीं, सूखे होंठों पर जबान फेरते हुए पूछा। मतलब ये डॉक्टर आर्यन कि तुम मुझे बहुत अच्छे और सुलझे हुए लगे हो, अपनी सौम्या के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कहते हुए उसने अपने जेब से गन निकालकर इस अंदाज में सामने मेज पर रखी जैसे आराम करने के इरादे से पीछे टिककर बैठना चाहता हो। लेकिन आर्यन तो उसकी गन को देखकर ही उसके आने का मकसद अच्छे से समझ चुका था। मेरा रिश्ता हो चुका है, उसने बड़ी हिम्मत से कहा। यशवर्धन के होंठ मुस्कुराए। 2 दिन पहले वो भी खत्म हो गया है। उसकी बात सुनते ही आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। यानी वो उस पर और उसके घर वालों पर कड़ी निगरानी करवा चुका था। आपको मेरी जासूसी करवाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वो दबी दबी नाराजगी से बोला। जासूसी नहीं डॉक्टर आर्यन, एक अच्छे संस्कारी लड़के को नज़र में रखना कोई बुरी बात नहीं, और जरूरी तो नहीं कि लड़की वालों की तरफ से रिश्ता आए तो इसे बेशर्मी कही जाए। यशवर्धन बात का रुख मोड़ गया। आर्यन की नजरें उसके पिस्टल पर गईं। दिल में आया यशवर्धन सिंघानिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रखकर कहे, ये पिस्तौल सामने रखकर कौन अपनी बहन का रिश्ता मांगता है? इसे मांगना तो हरगिज नहीं कहते। दरअसल बात यह है मिस्टर यशवर्धन कि वो रिश्ता मेरी माँ की पसंद का था। मुझसे नाराजगी के कारण उन्होंने इनकार कर दिया, वरना वो लड़की मेरी माँ को बहुत पसंद है। जब वो मुझसे राजी होंगी तो वापस वही रिश्ता करेंगी। उसने मुस्कुराकर और बहुत सोच समझकर ये बात बोली थी। साथ ही उस वक्त को कोस रहा था जब इस रिश्ते से इनकार किया था। किसी भी वजह से हुआ हो खत्म हो तो गया। मैं सौम्या के लिए तुम्हें पसंद कर चुका हूँ, यशवर्धन ने सुकून से मगर संजीदगी से कहा। मैं कोई चीज़ तो नहीं जिसे आपने पसंद कर लिया और आपको चाहिए, उसने गुस्से से कहा। ये तो लड़कियों का डायलॉग है ना सागर? यशवर्धन के सवाल पर सागर हंस पड़ा, जबकि आर्यन का चेहरा अब गुस्से से सिमट गया था। मेरी माँ इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगी। वो तो अभी भी राजी नहीं है। अच्छी बात है, जिस बात पर वो नाराज है उस पर और इस पर एक साथ राजी कर लेना। हल फौरन हाजिर था। वो इस रिश्ते पर कभी भी राजी नहीं होंगी। आप समझते क्यों नहीं? वो बुरी तरह झुंझलाहट का शिकार हुआ था। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम राजी हो। रही तुम्हारी माँ की फिक्र, तो 1-2 पोते पोतियों के बाद राजी होने के साथ साथ दिलो जान से भी कबूल करेंगी। आर्यन उसकी बातें सुनता सन्नाटे में आ गया और चेहरा लाल हो गया। अब वो कैसे कहता कि वो खुद किसी तरह सौम्या से शादी नहीं चाहता था, और सबसे बड़ी वजह कि वो यशवर्धन सिंघानिया की बहन है। दूसरी वजह ये कि वो खुद को इस काबिल नहीं समझता था। देखिए मिस्टर यशवर्धन जी, मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता। मैं आपकी बहन के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ दूंगा जो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। मेरी बहन रिश्तों की मोहताज नहीं, यशवर्धन ने उसे सख्ती से टोका। आर्यन चुप हो गया। तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए? जबान की नोक पर उसने ये बात रोक ली, कह न सका। हकीकत तो ये थी वो खुद यशवर्धन से डरा हुआ था। उसने उस पल को कोसा जब उसने सौम्या से बहस की थी। कितना अच्छा होता कि वो उस लड़की से माफ़ी मांगकर बात ही ख़त्म कर देता। डॉक्टर आर्यन, इसे खुदगर्जी समझो या अपनी बहन से मोहब्बत, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए पसंद कर चुका हूँ। तुम अपनी माँ को कैसे मनाते हो और कैसे नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। सीधे होकर आगे झुकते हुए वो ठंडे अंदाज में बोला, जबकि आर्यन यशवर्धन को खामोशी से देखता चला गया। सौम्या से शादी के तुम्हें बहुत से फायदे होंगे और सौम्या से शादी न करने के। यशवर्धन अपनी बात अधूरी छोड़ गया, और इस अधूरी बात का मतलब कोई भी समझ सकता था। आर्यन ने बेबसी से अपने होंठ भींच लिए। भला ये कौन सा तरीका था रिश्ता मांगने का जब लड़का ही राजी नहीं था? देखिए ना,
आर्यन ने कुछ बोलना चाहा, जब यशवर्धन ने बीच में बात काट दी। इतना तो देख लिया है, तभी तो सौम्या के लिए तुम्हें पसंद किया है। यशवर्धन के बेकार से मजाक पर आर्यन का खून जलकर राख होने लगा। क्या आपको मेरी बहन सौम्या का रिश्ता कबूल है? पिस्तौल हाथ में उठाए वो उसमें गोलियां चेक करते हुए पूछने लगा। आर्यन होंठ भींचे खामोश रहा। डॉक्टर आर्यन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यशवर्धन ने दोबारा पुकारा। पहले कुछ सोच विचार करूंगा। सोच विचार के बाद भी जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि मेरा दिल एकदम शांत है। यशवर्धन भरपूर मुस्कुराया। और मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को एक साथ पागल खाने में फेंक दूं। वो सिर्फ दिल में सोच सका, कह न सका। तुम्हारे पास वक्त है, अपनी माँ को राजी करो। अगर चाहो तो मैं खुद उनसे जाकर नहीं, मैं खुद बात कर लूँगा। आर्यन ने फौरन उसे टोका। बहुत अच्छे से देखा था उसने यशवर्धन का रिश्ता मांगने का तरीका। अगर वो ऐसे ही उसकी माँ के सामने जाता तो शादी जल्दी करेंगे, उसके बाद तुम अपने स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर चले जाना, साथ में सौम्य और अपनी माँ को भी ले जाना। तुम्हारे पास सेट होने तक का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आर्यन ने आपस में हाथ मसलते हुए बेबसी से यशवर्धन को देखा। तुम सोच विचार कर लो, अपनी माँ से बात कर लो, तब तक मैं बाकी चीजें देख लूंगा, यशवर्धन ने मुस्कुराकर कहा। न चाहते हुए भी आर्यन को सर हाँ में हिलाना पड़ा। चलो फिर मैं चलता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे। खड़े होते हुए उसने आर्यन से हाथ मिलाया और सागर के साथ बाहर निकल गया। जिंदगी मेरी है, फ्यूचर के प्लान ये बना रहा है। गुस्से से पेपर वेट उठाकर दीवार की तरफ फेंका। दरवाजा खोलकर अंदर आती डॉक्टर प्रियंका हल्की चीख मारकर पीछे हटी और हैरत से आर्यन को देखने लगी। वो जितना नरम और सुलझा हुआ था, अब वो उसको उतना ही जाहिल देखकर हैरान हो रही थी। सर, अगर वो इनकार करता तो आप क्या करते? सागर ने उसके साथ अस्पताल से बाहर निकलते हुए पूछा। कुछ नहीं, यशवर्धन सुकून से कहते हुए मुस्कुराया। फिर वो पिस्टल? सागर ने हैरत से पूछा। अरे वो तो बस मैंने यूं ही सुकून महसूस करने के लिए मेज पर रखी थी। यशवर्धन हंसते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा। सागर भी मुस्कुराते हुए सामने वाली सीट पर बैठ गया। वो डर गया था सर। सागर को आर्यन की हालत याद करके हंसी आई। तमीज से, होने वाला मेरा जीजा है। यशवर्धन ने उसे सख्ती से टोका। माफी सर, वैसे अगर वो इनकार कर देता तो आप क्या करते? सागर ने माफी मांगते हुए अपना सवाल दोहराया। फिर कुछ और सोचते? गाड़ी मोड़ते वक्त उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मुझे आपसे एक इजाज़त लेनी थी। सागर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद बात की शुरुआत की। मनोहर के मैनेजर सूरज और उसके दोस्त विनय की मालूमात निकलवाते वक्त और उनको उठवाते वक्त तो इजाज़त नहीं ली थी। यशवर्धन का अंदाज नॉर्मल था, लेकिन सागर सख्ते में आ गया। ये काम तो उसने बहुत खामोशी से किया था। फिर यशवर्धन को उसकी खबर कैसे हुई? मैं भरोसा करने के मामले में बहुत सख्त इंसान हूँ सागर। शायद वजह यह है कि मैं अपने वफादार साथियों को खोना नहीं चाहता, इसीलिए गद्दार होने देता नहीं। सागर के हैरान चेहरे को देखते हुए वो मुस्कुराते हुए बोला। माफ़ी सर। सागर शर्मिंदा हुआ। अभी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर माफ़ करना पड़े। तुम क्या करते हो क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे साथ गद्दारी की तो माफ़ी मांगने की मोहलत भी नहीं दूंगा। अचानक उसका अंदाज ठंडा हुआ। सर, मैं गद्दारी करने से पहले मरना पसंद करूंगा, सागर ने यकीन दिलाया। मैं तुमसे ऐसी ही वफादारी की उम्मीद रखता हूँ। अंदाज दोबारा नरम हुआ। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने उन्हें क्यों उठाया? सागर ने दिल में मचलता सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है सागर, कि मुझे सिर्फ तुम्हारे उठवाने की खबर मिली होगी, या मैं बेवकूफ़ हूँ जो इसके पीछे की वजह समझ न सका? सागर, तुम उस पुलिस वाले की बेटी के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ रहे हो। यशवर्धन एक नज़र उसे देखते हुए गाड़ी की रफ्तार रोका। सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस लड़की के साथ न हुआ तो बेसुकूनी की मौत मर जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। नज़र के सामने तानिया का रात का तड़पता चेहरा घूमा। उसके बेसुकून होने की बात पर यशवर्धन ने होंठ भींचे। वो भी तो बेसुकूनी की मौत मरता आया था। मर्जी तुम्हारी है, मैं नहीं रोकूंगा। यशवर्धन ने बात खत्म की। उसके शब्दों से सागर को इजाजत मिल चुकी थी। अब वो अपनी कार्रवाई सुकून से शुरू कर सकता था। कुछ देर खामोशी रही, फिर गाड़ी सौम्या के घर के सामने रुकी। सागर को गाड़ी से उतरते देखकर यशवर्धन ने पुकारा। जी सर। वो पुलिस वाले की बेटी तुम्हारी बीबी है, यशवर्धन ने संजीदगी से कहा। नहीं सर, मैं तो उसे जानता भी नहीं, सागर ने घबरा कर कहा। मैं जानता हूँ, मैंने सौम्या से यही कहा है कि वो तुम्हारी बीबी है और थोड़ी अब नॉर्मल भी है।
इसलिए वो जो भी सवाल करे सोच समझकर जवाब देना। सागर को समझाते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला। सागर भी उसके साथ गाड़ी से उतरा। गाड़ी के पीछे बैठे गार्ड्स फ्लैट के बाहर ही रुक गए थे। कौन? पहली घंटी पर सौम्या की आवाज आई। यशवर्धन। यशवर्धन की आवाज पर उसने झट से दरवाजा खोल दिया। भाई, वो चहकते हुए यशवर्धन के गले लग गई। जब नजर सागर पर पड़ी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कमर पर हाथ रखकर गुस्से से पूछा। सौम्या, यशवर्धन ने टोका। आपको मेरे प्यार में कहाँ कमी नजर आई सागर भाई? सागर खामोशी से नजर झुका गया। भाई के लिए काम करते हैं तो मैंने तो दिल से आपको भी भाई माना था, इतनी अहमियत भी दी थी, और आपने मुझसे झूठ बोला और शादी कर ली और बताया भी नहीं। सागर ने मुस्कुराते हुए सर खुजाया। सर से हाथ हटाए, यहाँ जुए मत गिराए। सौम्या की बात पर उसने हैरत से सौम्या को देखा। सौम्या, अंदर तो आने दो उसे। सागर ने सौम्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर खींचा। सागर भी अंदर आ गया और दरवाजा बंद करके यशवर्धन के इशारे पर सोफे पर बैठ गया। माफ नहीं किया है मैंने आपको। सौम्या ने सागर को घूर कर देखा। मिस सिंघानिया, मेरी बीवी की हालत आपने देखी तो है। अचानक शादी हुई तो मैं खुद सब समझने की कोशिश कर रहा था। इन हालात में ये कोई खुशी की बात तो नहीं थी जो आपको बताता और आपको परेशान करता। मैंने सोचा जब सब ठीक हो जाएगा तब बताऊंगा, और सर ने भी यही कहा था। सागर को झूठ बोलते हुए अजीब लगा। अपने साथ तानिया का नाम जुड़ता हुआ उसे बुरा न लगा, और ना ही उसे कोई अपमान महसूस हुआ, और ना वो उसे कमतर लगी। लेकिन पहली बार अपने साथ किसी लड़की का नाम जोड़ना, ये जरूर अजीब था। हैं? यशवर्धन की तरफ मुड़ते हुए उसने देखा। उसके हैं पर यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अच्छा, नाम क्या है वैसे भाभी का? वो सोफे पर बैठते हुए पूछने लगी। तानिया। उसने उस दरिंदे मनोहर के मुंह से यही नाम सुना था। ये सब कैसे हुआ? मतलब उसकी ये हालत? सौम्या ने अफसोस से पूछा। छोड़ो सौम्या, क्या बातें लेकर बैठी हो, उसे तकलीफ होगी। यशवर्धन ने उसे टोका, जबकि सौम्या के सवाल पर उसे तानिया की वो बात याद आई जिसमें वो अनन्या को उन दरिंदों की गिनती बता रही थी। माफ कीजिएगा सागर भाई। सागर की बदली रंगत देखकर उसे एहसास हुआ। ये क्या हुलिया बनाए रखती हो? मेरी तो ख्वाहिश रह गई कि मैं तुम्हें कभी साफ सुथरी हालत में देखूं। यशवर्धन ने उसके हुलिये पर चोट की। ब्लैक रंग की लॉन्ग टी शर्ट पहने, वाइट सलवार और बाल पोनी की शक्ल में उलझे हुए थे। शायद कल से मुंह भी नहीं धोया था, क्योंकि आंखों का काजल आंखों के आसपास फैल रहा था। यशवर्धन को कभी कभी यकीन करना मुश्किल होता था कि वो सच में उसकी ही बहन है या नहीं। वो तो इस कदर साफ सुथरी तबीयत का मालिक था, सफाई पसंद, और उसके माँ बाप भी ऐसे ही थे। फिर वो क्यों ऐसी थी? ओ माय गॉड, मैं एक नया काजल लेकर आई थी, वही अपनी आंखों पर ट्राई किया था, बाद में टिश्यू से साफ भी किया था, लेकिन मुंह धोना भूल गई। मैं तो बिल्कुल ही चुड़ैल लग रही होंगी। कहती हुई वो जल्दी से कमरे में भागी थी। सॉरी डॉक्टर आर्यन। दोनों हाथों की हथेलियां मसलते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया। 5 मिनट के बाद ही सौम्या बाहर आई तो कुछ अच्छी हालत में थी। ऐसे मत देखें, मैं साफ सुथरी तैयार ही रहती हूँ। यूनिवर्सिटी में पूछ लें जाकर किसी से भी। यशवर्धन की नजरें खुद पर देखते हुए वो तुरंत बोली, जबकि सागर नजर झुकाए मुस्कुराहट छुपा रहा था। यूनिवर्सिटी वालों के नसीब में होगा तो मैं अच्छी हालत में देखना। मैं तो इसी बदनसीबी में मर जाऊंगा, भगवान न करे। वैसे वो नर्स बहुत साफ सुथरी थी, सौम्या ने शरारत से कहा। यशवर्धन उलझा। कौन सी नर्स? अरे वही जो सागर भाई की वाइफ की देखभाल के लिए आई है, अनन्या। सौम्या ने मुस्कुराहट रोकी। सागर होठों पर हाथ जमाए अपनी हंसी रोक गया, जबकि यशवर्धन की आंखों में अनन्या का चेहरा घूम गया। आज सुबह वो उसे नहीं देख सका था, पर सुबह से अब तक उसे कई बार अनन्या को देखने की तलब हुई थी। वो खुद अपनी हालत पर झुंझलाया हुआ था। अनन्या यशवर्धन सिंघानिया। नाम सूट कर रहा है। सौम्या ने उसे गुमसुम देखकर कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। सौम्या। यशवर्धन ने गुस्से से उसे घूरा। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी, बाकी आपकी मर्जी। वो फौरन पीछे हट गई। वैसे इस अचानक सरप्राइज की वजह? उनके अचानक आने की वजह पूछी। बस एक सरप्राइज देना था। यशवर्धन मुस्कुराया। क्या? सौम्या की आंखें चमकी। तुम्हारे रिश्ते की बात करके आ रहा हूँ। सच? वो खुशी से चिल्लाई और उसका हाथ थाम लिया। हाँ। तस्वीर दिखाएं? हल्का सा शर्माने की एक्टिंग करते हुए फरमाइश की। यशवर्धन हंसा। नहीं, सीधा मुलाकात करवाऊंगा। अभी सिर्फ बात की है, पहले फाइनल हो जाए फिर। लेकिन अपना वादा याद है ना? मैंने जिसको भी पसंद किया है तो मना नहीं करोगी? यशवर्धन ने याद दिलाया। बिल्कुल भी नहीं करूंगी। शादी हो रही थी, उसके लिए तो इतना ही बहुत था कि उसकी पढ़ाई से जान छूट जाती,
लड़का कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा सुने, हैंडसम तो है ना? परेशानी से पूछा। हाँ बहुत। संजीदगी से सर हाँ में हिलाया। गोरा भी है? एक और सवाल तुरंत आया। हाँ, अब की बार यशवर्धन ने उसकी बेवकूफ़ी पर अफसोस किया, जो जिंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों को जरूरी समझती थी। चलो थैंक गॉड, उसने जैसे भगवान का धन्यवाद किया। सागर के लिए मुस्कुराहट रोकना मुश्किल थी। अच्छा, बहादुर भी है ना? डरपोक टाइप तो नहीं? अचानक याद आने पर पूछा। यशवर्धन ने बेख्तियार सागर को देखा। सागर मुंह पर हाथ रखे हुए अपनी हंसी रोक गया, जबकि उन दोनों को ऐसे देखते सौम्या परेशान हुई। भाई, सौम्या ने उसे कंधे से हिलाया। उसके दिमाग में उस लड़के की जो तस्वीर बनी थी वो यशवर्धन सिंघानिया से मिलती जुलती थी। वो अपने लिए अपने भाई यशवर्धन सिंघानिया जैसा ही कोई इंसान अपने हमसफर के रूप में देखती आई थी। हाँ, बहुत बहादुर है। तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? सौम्या ने शक की नज़र से पूछा। ऐसे ही, तुम्हारे सवालों पर। अगर होने वाला पति गोरा न हो तो तुम शादी नहीं करोगी क्या? यशवर्धन ने पूछा। कर लूंगी भाई, मैं भी तो सांवली रंगत की हूँ। सौम्या ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम सांवली नहीं हो, बहुत खूबसूरत हो। यशवर्धन ने प्यार से उसके सर पर थपकी दी। और अगर वो हिम्मत वाला न हो तो? यशवर्धन ने अपना सवाल किया। तो फिर बिल्कुल भी नहीं करूंगी, उसने जैसे हुक्म सुना दिया। ऐसा क्यों? यशवर्धन हैरान हुआ। मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो मेरे साथ खड़ा हो तो कोई दूसरा लड़का मुझे देखने की हिम्मत भी ना करे। उसकी पर्सनालिटी में हथियारों के बिना बगैर ही रौब हो। वो इतना ताकतवर हो कि लड़ाई हो तो हार कर ना आए। अगर कभी बदमाश मुझे तंग करें तो वो हाल करे कि कोई दोबारा मेरी तरफ देखने के काबिल ना रहे। मेरी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करे, और जब उसे मुझ पर गुस्सा आए तो चीखे या बदतमीजी ना करे, बल्कि खामोश होकर नाराज हो जाए और फिर खुद ही आकर मुझे मनाए। यशवर्धन को उसके ख्याल सुनकर हंसी आई। जब उसे मुझे कोई बात मनवानी हो तो सख्ती ना करे, बल्कि प्यार से बच्चों की तरह समझाए। जो खाना वो खुद खाए वही मुझे भी खिलाए। जो अच्छे कपड़े खुद पहने वैसे ही मेरा ख्याल रखे। मेरी इज्जत करे और उसके रिश्तेदारों में भी मेरी इज्जत हो। वो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे और अपनी मोहब्बत से मुझे भी उससे इश्क करने पर मजबूर कर दे। वो अपना दिल खोलकर चुप हो गई और यशवर्धन सुनते सुनते थक चुका था और अब उसे देखने लगा। पहली बार यशवर्धन को उसकी बातें बेबाक नहीं बल्कि दिल की सच्चाई लगी। कोई रोमानी फिल्म देखी थी क्या? यशवर्धन ने हंसी रोकते हुए सरगोशी के अंदाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सौम्या ने नाम में सर हिलाया। तो फिर क्या किसी फिल्म के हीरो की तमन्ना है? यशवर्धन ने हल्का सा तंज किया, क्योंकि उसने जितनी भी खूबियां बताई थी वो तो किसी फिल्म के हीरो में ही मिलती। नहीं, हीरो नहीं, मुझे सिर्फ आपके जैसी खूबियां अपने पति में चाहिए, वो मुस्कुराते हुए बोली। और यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट फौरन रुक गई। वो उसकी जाहिरी ताकत या शोहरत की वजह से नहीं चाहती थी, बल्कि उन अच्छी आदतों की वजह से चाहती थी जो यशवर्धन ने हमेशा उसके सामने जाहिर की थी। यशवर्धन ने तो उसे कभी अपना दूसरा रुख दिखाया ही नहीं था। अपने किरदार को उसकी निगाहों में इतना मासूम और अच्छा देखकर यशवर्धन का दिल भर आया था और उसे अचानक ही अपनी माँ की गोद की कमी महसूस होने लगी थी। क्या हुआ आपको? सौम्या ने उसे साकित देखकर उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिलेगा। उसके माथे पर प्यार किया और उठकर खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? सौम्या हैरान होकर खड़ी हुई। उसका अचानक बदलता रवैया सौम्या को उलझा गया। घर जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है, सौम्या को गले लगाते हुए प्यार से कहा। साथ में खाना नहीं खाएंगे? नहीं, अभी नहीं। मैं भी आपके साथ चलूं? सौम्या ने खुशी का इजहार किया। नहीं, मत जाओ, यशवर्धन ने मना कर दिया। अच्छा, मैं तो सोच रही थी चलते चलते अनन्या से मिल लूं, यशवर्धन को देखते हुए शरारत से कहा। अच्छा, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। सौम्या के सर पर प्यार करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। पलटकर उसकी आंखें मुस्कुराई। चश्मा लगाते हुए दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी छाई रही। न यशवर्धन बोला, ना ही सागर। दोनों के ख्यालात अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। यशवर्धन अनन्या के बारे में सोच रहा था, जबकि सागर तानिया के बारे में फिक्रमंद था। इस वक्त दोनों ही मोहब्बत जैसे गहरे जज्बे से अनजान थे। अनन्या की पर्सनालिटी में यशवर्धन को एक अजीब कशिश महसूस हो रही थी। वो उसे एक उलझी हुई और दिलचस्प पहेली लग रही थी। दूसरी तरफ सागर तानिया के जालिमों से बदला लेना चाहता था। वो बदले का जज्बा सिर्फ तानिया के लिए नहीं बल्कि किसी भी बेबस लड़की के लिए होता, इसीलिए वो बेचैन था।
उसे हैरत थी कि यशवर्धन क्यों खामोश है, जब उसकी अपनी भी एक बहन थी। वजह कुछ भी हो, उसे यशवर्धन का ये अंदाज अच्छा न लगा। गाड़ी बंगले के रास्ते पर रुकी। सागर और यशवर्धन नीचे उतरे। सागर 2 कदम पीछे यशवर्धन के पीछे लॉन्ज में दाखिल हुआ। सामने सोफे पर रानी और अनन्या बैठे थे। यशवर्धन को देखकर रानी फौरन खड़ी हो गई, मगर अनन्या अपनी जगह बैठी रही। रानी ने उसे भी उठने का इशारा किया, लेकिन वो नजरें चुराकर अनजान बन गई। तुम खड़ी क्यों नहीं हुई? सोफे पर बैठते हुए यशवर्धन ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मैं आपकी कोई एम्प्लॉय नहीं, उसने सादगी से जवाब दिया। और यशवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। यशवर्धन ने हाँ में सर हिलाया। वो सही कह रही थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा मुआवजा दे रहा हूँ जब तक तुम यहाँ हो। यशवर्धन ने उससे याद दिलाया। मैं तब भी आपकी एम्प्लॉय नहीं, मैं सिर्फ तानिया की देखभाल की वजह से हूँ, आपकी वजह से नहीं। सागर ने गुस्से से दांत पीसकर उसे देखा। ये लड़की पहले दिन से उसे नापसंद थी। यशवर्धन ने उसे गौर से देखा, फिर थोड़ा झुककर अपने घुटनों पर कोहनी रखी। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? यशवर्धन ने ठंडे अंदाज में पूछा कि अनन्या ने नजरें झुका लीं। एक लड़की जो शुरू में बहुत डरी हुई थी और एक जालिम इंसान ने उस पर जुल्म भी किया, तो क्या उसका डर बढ़ जाएगा, या फिर वो ऐसी हो जाएगी कि उस जालिम इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करे और उसे ललकारे? अनन्या ने होंठ भींच लिए और उसे देखती रही। आमतौर पर डर बढ़ जाता है, उसने बहुत ही सच्चाई से जवाब दिया। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस से भरा ये रवैया मैं क्या समझूं? क्या तुम वो नहीं जो तुम दिख रही हो? अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना गहरा सवाल करेगा। इंसान का डर तब तक रहता है जब तक उसको सह न लिया जाए। बात यह है कि जब तक डराओगे डर बाकी रहेगा। पर अब इतना जुर्म तो आप कर चुके हैं, अब ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, डर नहीं, वो कॉन्फिडेंस में बोली। यशवर्धन ने हंसते हुए ना में सर हिलाया। अफसोस, तुम जवाब देने में कमजोर हो, और आगे से जवाब देते हुए याद रखना कि तुम्हारे सामने यशवर्धन सिंघानिया बैठा है। जिस पल मुझे शक हुआ कि तुम किसी साजिश का हिस्सा हो, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने जो अभी दलील दी एकदम बेकार है। ठंडे अंदाज में कहते हुए वो सोफे की बैक से टिक कर बैठ गया और अनन्या को देखने लगा। अगर मैं आपको अजीब लगती हूँ तो मेरी बातें भी आपको अजीब ही लगेंगी। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे अजीब लगती हो? सिगरेट जलाते हुए उसने दिलचस्पी से पूछा। आपकी आंखों ने। उसके जवाब पर यशवर्धन ने सिगरेट मुंह से निकालते हुए चौंक कर उसे देखा। क्या वो भी लोगों की आंखें पढ़ सकती थी? और क्या कुछ पढ़ा तुमने मेरी आंखों में? उसने संजीदगी से पूछा। आपको डर है कि मैं कहीं कुछ ज़्यादा न जान लूँ आपके बारे में? इस सवाल में यशवर्धन को लाजवाब कर दिया। यशवर्धन को लगा जैसे वो तंज के तौर पर मुस्कुराई हो। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाता, उनका ध्यान अनन्या के पीछे कमरे की तरफ गया, जहां खामोश खड़ी तानिया दरवाजे का सहारा लिए उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत, डर और वहशत के मिले जुले भाव थे। सागर, रानी और यशवर्धन तीनों तानिया को देखकर साकित हुए थे। शायद वो उसके आगे रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। अनन्या भी उनकी नज़रों का पीछा करते हुए तानिया को दरवाजे पर देखकर चौंकी। अगले ही पल तानिया अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सब होश में आते दरवाजे की तरफ भागे और ये देखकर धक्का लगा कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। रानी चाबियां लेने भागी। वापस आकर दरवाजा खोला तो साइड टेबल का शीशा तोड़कर उसके टुकड़ों से अपनी कलाई काटना शुरू कर दी। वो अपने जिंदा बच जाने के डर से बहुत तेजी से ये काम कर रही थी। यशवर्धन सबसे पहले उस तक पहुंचा था। उसके हाथ से कांच छीनकर फेंका और कलाई पर सख्ती से हाथ रखकर खून बहने से रोका। उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया तो वो पहले ही कमजोर थी। खून बहने की वजह से होश खोकर बिस्तर पर गिर गई। सागर फौरन डॉक्टर को बुलाने लगा। अनन्या और रानी मिलकर उसके हाथ से खून रोककर पट्टी बांधने लगी। डॉक्टर उसके हाथ पर सावधानी से पट्टी बांध रही थी जब तानिया को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली और डॉक्टर को देखा, जो उसे देखकर नरमी से मुस्कुराई। उसने हाथ खींचना चाहा, मगर कमजोरी की वजह से जोर न लगा सकी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे और बेआवाज रोने लगी। डॉक्टर परेशान होकर उसका सर सहलाने लगी। सब ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो प्यार से उसे दिलासा दे रही थी। वो चारों खामोशी से बिस्तर के पास खड़े थे। तानिया बंद आंखों से अपना सर इधर उधर पटक रही थी। मुझे मरने दो, उसने आंखें खोलकर तकलीफ से उन्हें देखा। ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने प्यार से उसे समझाया। अब ठीक होने के लिए कुछ नहीं बचा,
भगवान के लिए जहर का इंजेक्शन। अब वो तेज आवाज से रो रही थी। कमरे में सिर्फ उसके रोने की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नहीं कहते बच्चे, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे मुझे मार दें, वो रोते हुए चीख पड़ी। अनन्या फौरन उसके सराहने आई, उसके बाल सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कल रात की तरह बुरी तरह चीखती दूर हट गई। कुछ नहीं हुआ, देखो सब ठीक है, हम तुम्हारे माँ बाप को भी बुलाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या ने नरमी से तसल्ली दी। नहीं, प्लीज प्लीज उन्हें मत बताना, उनको खबर मत देना। वो रोते हुए उठने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर ने उसे लिटाना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश को देखते हुए उसे बैठने दिया। क्यों ना बताएं, तुम्हारी मम्मा आएंगी, तुम्हें प्यार करेंगी, तुम ठीक हो जाओगी। अनन्या को उस पर तरस आया। नहीं प्लीज उनको मत बताना, वो डरी आवाज में बोली। यशवर्धन उसे गौर से देखने लगा। वो उस दिन भी अपने माँ बाप को बुलाने से मना कर चुकी थी। क्यों? अनन्या उसके चेहरे से पसीना साफ करते हुए परेशानी से पूछने लगी। वो मर जाएंगे, वो ये कहते हुए रोने लगी। वहां खड़े सब लोग एक बार फिर सदमे में आ गए। वो मुझे इस हालत में देखते ही मर जाएंगे। मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनन्या के गले लगाने पर वो रोते हुए कहने लगी। डॉक्टर की आंखें भी भीग गईं। वो इतनी छोटी सी लड़की बाकी बहुत बहादुर थी कि इस हालत में भी अपने माँ बाप की फिक्र थी। नहीं बता रहे उनको, रिलैक्स। अनन्या ने यशवर्धन की तरफ देखते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जो अब उसे ही देख रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज़ धीमी होते ही डॉक्टर ने खामोशी से उसके बाजू पर सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में तानिया का जिस्म सुकून से होता ढीला पड़ गया। अनन्या ने उसे बिस्तर पर लिटाया, चादर ठीक की और सब कमरे से निकल आए। उस लड़की की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसकी यही कंडीशन रही तो उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ सकता है, डॉक्टर ने परेशानी से बताया। तो आप इलाज शुरू करें उसका। उसे अस्पताल में एडमिट कराना ज़्यादा बेहतर है, वहाँ उसका पूरा इलाज हो सकेगा। डॉक्टर की बात पर यशवर्धन कुछ देर खामोश रहा, फिर आगे बोला। इसी कमरे को हॉस्पिटल बना लो, उसका पूरा इलाज यहीं शुरू करो। डॉक्टर ने यशवर्धन की जिद पर गहरी सांस ली। वो जानती थी वो कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई। यशवर्धन फौरन अपने कमरे में चला गया। अगर मेरी जरूरत हो तो बुला लेना, सागर भी ये कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया। रानी और अनन्या वापस तानिया के कमरे में चली गईं। रात के 9 बजे का वक्त था। यशवर्धन खुली ठंडी हवा में खड़ा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था और खुद को सुकून देने की नाकाम कोशिश में था। आज उसका दिमाग इतना परेशान था कि उसने अपने पापा से भी बात नहीं की थी। वो आसमान को देख रहा था और चांद की कमी महसूस कर रहा था। आज आसमान बिल्कुल साफ था और चांद गायब था। वो सिगरेट सुलगाकर उसके गहरे कश भरने लगा जब उसकी नज़र लॉन पर पड़ी। अनन्या अपने हाथ को देखते हुए गुमसुम टहल रही थी। वो एकदम से रुक गया और उसे देखने लगा। पता नहीं वो अपने हाथ को इतने गौर से क्यों देख रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक चांद की कमी पूरी हो गई हो। लेकिन अनन्या की अगली हरकत ने जो सुकून उसे कुछ पलों के लिए मिला था, वो बुरी तरह छीन लिया। उसने अपने हाथ की उसी उंगली को जिस पर यशवर्धन की वजह से पट्टी बंधी थी, अपने होठों से छुआ। वो गुस्से से वापस कमरे में आया। एक बार फिर उसे घुटन महसूस होने लगी। ठंडे पानी के नीचे खड़ा वो आंखें बंद किए अपने अंदर भड़कती हुई आग को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसकी फील्ड में अक्सर लोग औरतों की चाहत के फरेब में तबाह हो जाते हैं। बावजूद इसके कि सब कुछ मालूम था, वो अनन्या की तरफ कशिश महसूस कर रहा था, जबकि उसका जमीर और अकल दोनों खतरे की घंटी बजा रहे थे। क्या वो अपने जज्बातों की ख्वाहिश के सामने इतना कमजोर था? आंखें खोलते हुए उसने अपने चेहरे पर पानी फेरा, शावर बंद किया और इसी हालत में बाहर निकल आया। भीगे हुए जिस्म को जब ठंडी हवा लगी तो एक सनसनाहट सी पैदा हुई। वो ड्रेसिंग रूम में गया, टी शर्ट ट्राउजर पहनकर बाहर आया। बिना सोचे समझे उसके कदम फिर से बालकनी की तरफ बढ़े। एक पल को दिल ने चाहा कि वो वहीं मौजूद हो, लेकिन जहां वो पहले खड़ी थी अब वो जगह खाली थी। वो बिस्तर के करीब बाहर आया और आंखें बंद करके लेट गया। आज उसने अपने पापा की तस्वीर नहीं निकाली थी। आज उसके पास उनके सवालों का जवाब नहीं था जो उसके पापा उससे पूछते। कोहनी के बल उठकर उसने दराज से नींद की गोलियां निकालकर उसे मुंह में रखकर चूसा और दोबारा लेट गया। 15 मिनट के बाद ही उसका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा और वो जल्दी ही गहरी नींद में उतर गया। अगली सुबह डॉक्टर तय समय पर पहुंच गई। कमरे को पूरी तरह से तैयार करने के बाद उसमें सोई हुई तानिया का ब्लड प्रेशर चेक किया और ड्रिप लगाने का इरादा किया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल पाकर डॉक्टर ने ड्रिप में इंजेक्शन लगाया और वो ड्रिप तानिया को लगा दी। अनन्या और रानी के अलावा एक नर्स को
24 घंटे तानिया की देखभाल के लिए रखा गया था कि उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जा सके। डॉक्टर ने तानिया की हालत देखते हुए कहा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा होश में रखने की कोशिश की जाए। जब यशवर्धन नीचे आया तो डॉक्टर जा चुकी थी और बाकी सब लॉन्ज में बैठे थे। सागर बेचैनी से लॉन्ज में चहलकदमी कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर। यशवर्धन को देखते ही वो उसकी तरफ आया। क्या कोई प्रॉब्लम है? यशवर्धन ने उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर पूछा। सर, जॉनी से जो सामान बाहर से मंगवाया था वो विनोद के पास था, लेकिन अब वो माल पुलिस की पकड़ में है और विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर की बात सुनकर यशवर्धन के माथे पर बल पड़ गए। ये कैसे हुआ? वो तो छुपा हुआ था, उसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। उसने गुस्से से पूछा। सर, ये किसी अंदर के आदमी का काम है। ये बात तो आप, मैं, विनोद और उसके भाई के अलावा किसी को पता नहीं थी। यशवर्धन ने गुस्से से माथे पर हाथ मारा और पीछे मुड़ा। अगले ही पल वो पलटा और सागर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा, मगर खामोश रहा। रानी पहले ही खड़ी थी, अनन्या भी फौरन खड़ी हो गई। ये बात तुम्हें कब मालूम हुई थी? सागर का कॉलर पकड़ते हुए यशवर्धन गुस्से से चिल्लाया। रात 1 बजे सर। सागर ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। फिर बताया क्यों नहीं? सुबह तक का इंतजार क्यों कर रहे थे? उसने गुस्से से कहते हुए सागर का कॉलर झटका। वो गुस्से से पागल हो रहा था। 1 हफ्ते के अंदर ये उसका दूसरा बड़ा नुकसान था। सर, आप सो रहे थे। सो रहा था, मरा नहीं था। अपने बाल नोचते हुए चीखा। उसे इधर उधर टहलते हुए वहीं अपने दिमाग में मंसूबा बंदी करने लगा। पुलिस को खबर कैसे मिली? कैसे? वो सोच सोचकर पागल हो रहा था। करोड़ों का माल था सागर। गम और गुस्से से पागल होते हुए उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे घर को आग लगा दे। सर, कुछ ना कुछ तो। क्या तुम पागल हो सागर? सागर के करीब जाकर उसके माथे पर हाथ मारते हुए दहाड़ा। माल पुलिस के हाथ कैसे लगा? अब तो किसी का बाप भी उसे वापस नहीं ला सकता। जबड़े भींचते हुए हाथ झटक कर वो पीछे मुड़ा। विनोद ने मेरा नाम तो नहीं ले लिया? अचानक याद आने पर वो पलटा। नहीं सर, वो अभी तक अपने बयान पर डटा हुआ है कि माल इतनी तादाद में उसके पास कैसे आया उसे भी नहीं पता। सागर ने बताया। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा काबू करने की कोशिश में उसके माथे की नसें उभरने लगी थीं। वो सागर को हाथ से चलने का इशारा करते हुए बाहर निकला, जब उसके कदम अचानक ही रुक गए। अनन्या सामने ही परेशानी से उसे देख रही थी और निचला होंठ चबा रही थी। एक नज़र उस पर डालते हुए वो सागर के साथ वहां से तेजी से निकल गया। दोस्तों, ये इश्क के पंछी नॉवल का 3rd पार्ट था। इसका 4th पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले भाग के साथ।